बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त एक हलचल है। अब से थोड़ी देर पहले 63A के हवाले से फ़ैसला आया है आज, यानी कि, और उस फैसले के मुताबिक कलअदम करार दिया है पिछला जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको, और ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है जो कि 5 रुकनी बेंच ने आज दिया है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि इसका तफसीली फ़ैसला तो बाद में आएगा, लेकिन एक तरह से हुकूमत को इख्तियार मिल गया है कि अगर कोई आइनी तरमीम वो करना चाहते हैं और नंबर्स उनके पास पूरे नहीं हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसको वोट करना चाहते हैं तो एक रास्ता बहरहाल मिल जाएगा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें बढ़ गई हैं। जमात इस्लामी की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें हों, और फिर इस दौरान फैसल वावडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी, तो ऐसे लगता है कि एक माहौल बन गया है कि हुकूमत या हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहेंगी कि आइनी तरमीम जल्द से जल्द पेश की जाए, और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ है जो ये कहती है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी आमने सामने है, हुकूमत और पार्लिमान और जो अदलिया है वो भी आमने सामने हैं। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहुत सारे मामलात हैं जिनका फ़ैसला अक्टूबर के अंदर होना है। इसी पे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक सीनियर मोस्ट रहनुमा है और मारूफ कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहला सवाल 63A की तशरीह के बारे में जो फ़ैसला आज हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये एक पेशबंदी है हुकूमत की तरफ से आइनी तरामीम के लिए? मैं समझता हूँ कि आइनी और कानूनी तौर पर ये गलत फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि इसमें जिसने रिव्यू पिटीशन डाली थी वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें कहीं 63A की बात ही नहीं हुई थी, ना उनकी प्रेयर में थी 63A की बात। ये 63A का मामला आया था उस वक्त के प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ये पूछने के लिए कि 63A की क्या तशरीह की जाए, क्या 63A के तहत जो शख्स वोट अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी की हिदायत के ख़िलाफ़ डालता है क्या उसका वोट शुमार हो सकता है कि नहीं, और उसके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई हो सकती कि नहीं। ये सारी बात ओरिजिनेट जो हुई थी वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से हुई थी, और इसके ऊपर ओपिनियन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अपनी पार्लिमानी पार्टी के हदायत के बरखिलाफ़ वोट डालेगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब सवाल ये है, यहाँ पर आइनी सवाल था जिसको इस मौजूदा बेंच ने, जो बेंच अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजी फ़ाइज़ साहब जो इस मामले में क्लियरली हुकूमत के साथ मुलव्विस हैं और क्लियरली बायस जज हैं, उन्होंने जानबूझ के वो जज बिठाए, एक एडहॉक जज बिठा लिया, 7-3 अपनी मर्ज़ी के इधर से उठा के जज बिठा लिए जिनसे उनकी पहले से ही कोई राब्ता अंडरस्टैंडिंग थी, और उन्हें ये कंसिडर ही नहीं किया कि जो ओपिनियन होती है आर्टिकल 186 की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, वो ना फैसला होता है, यानी ना ऑर्डर होता है, ना वो जजमेंट होती है, इसलिए उसका रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ओपिनियन है। तो ये सारे कानूनी और आइनी नुक्तों को नज़रअंदाज करके एक बड़ा ही गलत किस्म का फ़ैसला सादर करने की कोशिश की, जिसके पीछे बदनीयती ये है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक मंडी लग जाए जहाँ पर लोग फ्लोर क्रॉसिंग करें और अपनी पार्टी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दबाव में आकर या लालच में आकर वो इस जो जाली आनी पैकेज लाया जा रहा है, इसका मकसद अदलिया को तबाह बर्बाद करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बेमानी करना है, वो पास किया जाए। तो हामिद खान साहब, आपके ख्याल में ये ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ामात तो लग रहे हैं इस वक्त बेंच के हवाले से, लेकिन आपने देखा मंसूर अली शाह साहब हों या मुनीब अख्तर साहब हों, उन्होंने खुद ही रिक्यूज़ भी किया। मंसूर अली शाह साहब तो कमेटी के मीटिंग में भी नहीं आए, एक तो, और फिर ज़ाहिर है कोई और चारा नहीं रहता, और जो कुछ भी हुआ है ऑर्डिनेंस पास होने के बाद हुआ है, विच इज़ आपके ख्याल में क्या वो गहरा ही नहीं था ऑर्डिनेंस, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह से की जा सकती है? और फिर 63A में एक वोट जो कि हुआ ही नहीं, ये सवाल बहस के लिए पेश किया जाता है कि एक गुनाह होता ही नहीं और उसकी सज़ा पहले दे दी जाए, उस वोट को गिनने ना गिनने से मुतालिक आपको नहीं लगता
کہ کورٹ نے اس وقت ری رائٹ کیا تھا آئین کو؟ نہیں، ری رائٹ تو نہیں کیا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس انٹرپریٹیشن میں بہت سارے جینوئن اعتراضات ہو سکتے ہیں، میرا بھی اعتراض ہے، لیکن اس کا ٹائمنگ بھی غلط ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. یعنی 2 سال کے بعد کیا ضرورت ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو اتنا متنازعہ معاملے کو چھیڑنے کی؟ اس کے پیچھے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ 1 مہینے بعد بھی لگ سکتا تھا، 2 سال سے پڑا تھا پینڈنگ. یہ وقت کیوں چوز کیا گیا جبکہ ایک آئینی ترمیم جو ہے سرکولیشن ہے، یہ ٹائم نہیں تھا. اس لیے اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سخت قسم کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. جہاں تک دوسرے آرڈیننس کی بات ہے، وہ آرڈیننس تو بنیادی طور پہ غیر آئینی ہے. وہ آرڈیننس کیسے لایا جا سکتا تھا اس وقت جو ایک بنیادی چیز سپریم کورٹ آئین میں دی گئی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کی کمیٹی سینیورٹی کی بنیاد پہ بنتی ہیں، اس میں سینئر جج کو نکال کے ایک جونیئر جج کو ڈالنے کی اس قسم کی ثوابدید چیف جسٹس کو نہیں دی جا سکتی تھی. اور ان کی لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ تھی ایسے آرڈیننس ہے، ساتھ ہی انہوں نے سینئر جج کو ڈراپ کر کے ایک جونیئر جج کو بٹھا دیا. تیسری بات یہ تھی کہ کمیٹی جب تک تینوں نہ بیٹھیں تب تک وہ فارمیشن نہیں کر سکتی، کیونکہ کسی بھی اس قانون کے مطابق کوئی بھی کورم نہیں دیا ہوا تھا کمیٹی کا. اس کا مطلب کمیٹی صرف 3 اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے تھے، اس لیے ایک ہی ایبسنس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے یہ فارمیشن آف بینچ ہے نا، وہی بنیادی طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو خان صاحب اب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت صورتحال عدلیہ کی ہے اور جو ججوں کے بیچ کی لڑائی ہے، اب وہ جسے کہنا چاہیے وہ بیچ اس کے اندر پھوٹ رہی ہے، چوراہے کے اندر، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ اور یہ کیا اچھا پریسیڈنٹ ہے کہ سینئر موسٹ جو پیونے ہیں وہ کہیں کہ جی میں نے تو چیف جسٹس کے کسی کمیٹی میں نہیں آنا، وہ میں نے بات نہیں کرنی؟ اس کو بھی بہت قابل اعتراض جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. اور یہ اس پہ بھی فرما دیجئے اپنی رائے کہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائے، کل بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی چوائس ہے، وہ پرسن سپیسیفک ہے، ہم پرسن سپیسیفک نہیں ہیں اس وقت. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں بلاول صاحب، اور بلاول صاحب کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ غیر آئینی قسم کا آئینی پیکیج آپ نے پاس کرا کے عدلیہ کا بالکل ستیہ ناش کر دینا ہے، بیڑا غرق کرنا ہے عدلیہ کا. اس کام پہ تلے ہوئے ہیں. اور منصور علی شاہ نے صحیح کہا، آپ کیسے آرڈیننس کے ذریعے ایک سیٹل معاملے کو آپ ان سیٹل کر سکتے ہیں؟ اس میں انہوں نے بیٹھنے سے انکار بالکل درست کیا ہے، کیونکہ پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ آرڈیننس آئین کے مطابق ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے بیٹھنے کا فیصلہ کروں گا. اس لیے خام خواہ ایک ایسے جج کو جس کے بارے میں ایک بہت اچھی رائے پائی جاتی ہے ہر جگہ، منصور علی شاہ، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف پیچھے ایک ہی مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت ہی جانتی ہے کہ وہ ناجائز بیٹھی ہے. اگر جس دن بھی اس کے اوپر کوئی جائز فیصلہ ہوا اس کی حکومت کے بننے کا، اور اس کے علاوہ جو ٹرائیبونلز کے سامنے اگر معاملات چلے تو ہو سکتا ہے یہ حکومت جو ہے زیادہ وقت نہ نکال سکے. اس لیے ہر قسم کا کام اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا، عدلیہ میں اندر پھوٹ ڈالنے کا، اور ان کو عدلیہ جو ہے اس کو کمزور کرنے کا. دوسری بات، منصور علی شاہ کی تو کوئی ریکارڈ ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ڈیوائسو ایسے رہے ہوں گے، تو وہ ہمیشہ اس معاملے میں بڑے محتاط چیف جج رہے ہیں. ہمیشہ ان کو اس وقت اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت وہ کسی کے پریشر میں نہیں آ رہے ہیں، وہ آزاد فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب آپ ہمیشہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری رہے ہیں اور آپ کی بڑی تعریف اسی لیے کی جاتی ہے. 63A کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت فیصلہ تھا وہ درست تھا اور اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا، قطع نظر اس کے کہ شاید آپ کو صرف ٹائمنگ پہ اعتراض ہے، اس کی تشریح جو غلط ہوئی تھی اس کو آپ چاہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو؟ کیا اگر میں آپ کی بات سمجھی ہوں تو یہ آپ کو صرف ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے، ادروائز وہ فیصلہ بندیال صاحب کی کورٹ کا غلط فیصلہ تھا؟ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح قابل تعریف فیصلہ نہیں تھا، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے. لیکن دیکھیے اس کے پیچھے جو ٹائمنگ ہے نا وہ نامناسب ہے. میرے خیال میں اگر اس کا کچھ اور کسی اور بینچ کے سامنے آتا تو شاید فیصلہ یہ ہوتا، لیکن اس کی ٹائمنگ کے پیچھے جو آگے اور معاملات ہیں نا اس سے بڑے شک و شبہات ابھرتے ہیں. دیکھیے صرف معاملہ فیصلوں کا نہیں ہوتا، معاملہ یہ بھی ہوتا کہ اس کے نتیجے میں
کیا اگلا عمل ہونے جا رہا ہے. اگر اس کا عمل جو ہے یہ فلور کراسنگ شروع, دیکھیں نا 63A کس کام کے لیے لایا گیا تھا, اس لیے تاکہ یہ جو کام ہے جب ممبران پارلیمنٹ کی منڈی لگ جاتی ہے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں یا انٹرپریٹیشن کرنے میں یا اس معاملے کو یعنی آئینی طور پر تبدیلی لانے میں, تو وہ سے بہت برائی پیدا ہوتی ہے. یعنی ساری دنیا میں یہ ایک مانی ہوئی بات ہے, فلور کراسنگ جو ہے یہ بدترین چیز ہے. اس سے لوگوں کے کانفیڈنس کو شیک کیا جاتا ہے. لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہیں ایک پارٹی کے نمائندے کے طور پر, اب وہ جب الیکٹ ہو کے چلا جاتا ہے, جب یہ نہیں بھی 63A آیا تھا تب بھی 1993 میں ایک ججمنٹ آئی تھی جس کو ایک بہت عظیم جج شفیع الرحمان صاحب نے لکھا تھا. انہوں نے کہا چاہے کوئی قانون ہو نہ ہو, 63A 14ویں ترمیم میں آئی ہے, اس وقت تک نہیں آئی تھی, اس وقت ہی سپریم کورٹ نے 10-1 کنڈیم کیا تھا فلور کراسنگ کو. تو اس لیے اپارٹ فرام 63A فلور کراسنگ ایک ایسی بڑی قانونی اور آئینی برائی ہے جس کا رستہ رکنا چاہیے. اچھا, اور سر کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا ایک بڑا موقف ہے جو کہ اب بہت واضح لفظوں میں سامنے آیا. آپ کہتے ہیں آپ آئینی عدالت ہونی نہیں چاہیے. آج خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ درخواست کی ہے کہ آئینی ترامیم کو مؤخر کر دیا جائے اور اس کے اوپر بھی ان کی رائے سامنے آئی ہے. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی ترامیم ہونا, آئینی جو کورٹس ہیں وہ ہونی ہی نہیں چاہیے, یا اس کے لیے بھی ٹائمنگ غلط ہے جو جس طرح سے ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے نیت غلط ہے. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں, آئینی عدالت کبھی بھی اس سسٹم میں نہیں ہوتی جہاں پر یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں. اب بلاول صاحب کو نہ ان کو کورٹ سسٹم کا کوئی علم ہے, نہ ان کو آئینی قانون کا علم ہے, آئینی اصولوں کا علم ہے, کہاں کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ممالک میں جہاں پر یونیفائیڈ انٹیگریٹڈ کورٹ سسٹم ہوتا ہے, نیچے سے اوپر تک ایک ہی پیرامڈ ہوتا ہے, یعنی سول کورٹس میجسٹریٹ کی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک, جیسے پاکستان میں ہے, انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, ملیشیا میں ہے, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, USA میں, جتنے بھی وہ ملک جن کا بیس کامن لا کنٹری ہے, ان سب میں کوئی سیپریٹ آئینی عدالت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہ آئینی عدالت نہیں ہونے چاہیے, آئینی عدالت ہے ہی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ایز این ایپیکس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کام کر رہی ہے. ہائی کورٹس بھی آئینی عدالتیں ہیں, آرٹیکل 199 کے تحت ایکسرسائز کرتی ہیں آئینی. تو لہٰذا یہ تو ایک کنفیوژن پھیلایا گیا کہ آئینی عدالت تو یہ آلریڈی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ ہی تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, یہ فیڈریشن کی کورٹ بھی ہے, چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے, اور یہ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیپریٹ جو ہوتے ہیں, میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ تو آلریڈی ہے سپریم کورٹ. میں بات کر رہا ہوں کن ملکوں میں علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. وہ جرمنی ہے, فرانس ہے, یہ یورپین کنٹریز ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں پیرلل کورٹ سسٹمز ہوتے ہیں. یہ ایک سول لا کا سسٹم ہے, کرمنل لا کا سسٹم ہے, یہ ایک پورا پیرامڈ ہے ایڈمنسٹریٹو لا کا, سوشل لا کا, لیبر لا کا. ان کے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک سٹرکچر نہیں ہوتا کبھی, جیسے پاکستان انڈیا میں ہے, وہ نہیں ہوتا. وہاں پر چونکہ سیپریٹ کورٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں تو ان کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جاتی. یہ ایک بنیادی وہ چیز ہے جو کہ صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو آئینی قانون کا علم ہے. دنیا بھر میں کیا سسٹم ہے, کس طرح وہ آپریٹ ہوتے ہیں, کہاں کیا ضرورت ہے. آج تک کبھی کوئی بھی کامن لا کنٹری جو ہے, جہاں کامن لا کنٹری کی کورٹ سسٹم ہے, وہاں پر کہیں سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. اچھا خان صاحب, اس پہ تو ظاہر ہے آپ کی ایک بڑی اوپینین ہے, مگر ابھی اگر پولیٹیکلی آئے, پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کر رہی ہے, حکومت آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے, مولانا نے آج کہہ دیا اس کو مؤخر کر دیں, ساتھ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج مؤخر کر دیں کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے وہ اوفینسو ہے, اگریسو ہے, کیا یہ اس طرح کی پالیسی کے ساتھ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ یا جو ایک آئینی معاملات ہیں اس کے اندر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو ساری سچویشن فورس کی جا رہی ہے. بہرحال جہاں تک احتجاج کا معاملہ ہے اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے,
क्योंकि मौलाना साहब का अभी तक रोल इस मामले में बहुत मुस्बत रहा है। अगर वो कह रहे हैं तो फिर मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं। कोई इसमें जल्दी कौन सी है? क्या जल्दी पड़ी है कि आप रात को बिठा के लोगों को आईनी तरमीम तो आप जानती हैं 6-6 महीने बहस चलती है। जब 18वीं तरमीम आई थी तो 27 रुकनी एक कमेटी बनी थी जिसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी थी, और वो फिर 6 महीने की डिलिब्रेशन के बाद सब पार्टीज ने एग्री करके तो फिर 18वीं तरमीम लेके आए। यहाँ तो रात के अंधेरे में बगैर मसवदा दिखाए कहते हैं इस पर वोट डाल दो। यानी ये भी कभी अंधेर नगरी देखी है दुनिया में कि आइन जो कि प्राइम जो है डॉक्यूमेंट है एक मुल्क का, एक कौम की अमानत है, उसमें आप ख़यानत कर रहे हैं रात के वक्त बैठकर, सडनली कर रहे हैं। आप एकदम ला के कहते हैं कल बैठ जाए या कल इसको पास करें, इसको हमने बुलडोज करना है। इस तरह से आइन में तरमीम की जाती हैं, आइन के साथ इस तरह खिलवाड़ होता है। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बड़ी बदनीयत ही कोई नहीं है कि अब आइन के तो अगर खान साहब अगर आइनी तरमीम हो जाती हैं तो फिर क्या होगा? क्योंकि आइनी तरमीम होने की सूरत में तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? तहरीक इंसाफ तो वही बात करेगी जो आइन के तहत करनी चाहिए कि इस किस्म की आइनी तरमीम जो होती हैं जिससे आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है वो काबिल कबूल नहीं होती। मैं वकीलों की तरफ से बात करता हूँ जी। मैं ये कहूँगा कोई भी वकील जो बाज़मीर है, जो कानून को समझता है, वो इस किस्म की कभी आइनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बुनियादी स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। बुनियादी स्ट्रक्चर या बुनियादी जो फीचर्स हैं उनमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सबसे अहम हिस्सा है। उसको ख़त्म करने के लिए मुतबादल अदालतें बना के आपस में टकराव पैदा करना जो है किसी सूरत भी ये आइन के मुताबिक नहीं है। दूसरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप कैसे जुडिशरी को ताबे करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के या एग्जेक्टिव के? ये तो बिल्कुल जो है सेपरेशन पावर्स के खिलाफ। तो मेरे नज़दीक ये तो आइनी तरमीम हो भी जाती है तो इस काबिल नहीं कि इसको माना जाए, क्योंकि ये तो आइन का बुनियादी ढांचा हिला के रख देगी। सर एक राय ये भी आ रही है, आखिरी सवाल है आपसे, एक राय ये भी आ रही है कि अगर ये नहीं होती तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो आमने सामने होगी और इसका नतीजा किसी एक्सीडेंट की सूरत भी हो सकता है। देखिए तो ये इस्टेब्लिशमेंट कौन है, इसका क्या काम है? अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है तो ये अपना काम सिक्योरिटी का करे, उसका आइन में तब्दीली कराने का कोई काम नहीं है। अदलिया तो ये है कि ये आइन का सारी दुनिया में माना जाता है, इट इज़ द प्रोटेक्टर। उनका जब आप आइन जजेस का जो है वो आप पढ़ लें ओथ, उसमें कहा हुआ है आई विल डिफेंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनका है। वेरस अगर फौज वालों का, ये जर्नलों का आप पढ़ लें ज़रा ये जो ओथ है उसमें उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम मुल्क की सिर्फ दिफा के लिए हैं। तो अपना अपना काम करें। मगर खान साहब अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया भी इस्तेमाल होती रही है। अभी कल बिलावल साहब कह रहे हैं कि हफ्ते के दिन जो वजाहत आई वो इसलिए आई कि मुसवदा पहले जजों के साथ शेयर हो गया और फिर उनको ये ऑर्डर करना पड़ा 8 जजों को। तो इसका मतलब ये कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासी तौर पर मुतहरिक हुए। तो इसका मतलब ये कि अदालतें भी तो फिर सियासी तौर पर बोल रहे हैं। नहीं कैसे? देखिए वो वजाहत के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत 2 महीने पहले से दरख्वास्त दी हुई थी, वो तो किसी वक्त भी जारी कर सकते थे। और इसमें बिलावल कैसे, कौन है कहने वाला कि जी इसमें अदालत, इसको पहले पता था क्या? इसने जाके शेयर की थी जजेस के साथ? ये बताए तो सही, ये क्या वो कह रहे वजीर कानून, वो कह रहे वजीर कानून कर रहा है, वो कह रहे वजीर कानून ने बात की। वजीर कानून क्या बात करते हैं? वजीर कानून को तो खुद नहीं पता था उस रात तक कि कौन सा मसवदा है। वो तो वहाँ पार्लियामेंट में फिरता था, कईयों ने कहा भाई दिखाओ तो सही क्या मसवदा है, इसके पास मसवदा ही नहीं था। ये बिल्कुल इस वक्त झूठ की बुनियाद पर ये सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो लास्ट सर क्या आपको क्या लगता है इसका नतीजा इस महाजराई का क्या निकलेगा? बहुत खौफनाक निकलेगा। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ा आइन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है और उसके बाद अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब आप जो मतवाज़ी अदालतें ऊपर की बना देंगे तो फिर ये हर केस में ये झगड़ा पड़ेगा कि भाई ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। ये कहीं पर नहीं हुआ है।
इंडिया की भी हमारे से मिलती जुलती आइन है, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट पिछले 74 साल से मुसलसल काम कर रही है। वहाँ किसी ने कहा कि एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दो। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए इसमें, जिस तरह उन्होंने 5 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, यहाँ भी बनना चाहिए, बन सकता है। ये तो मामला इंटरनली रिफॉर्म आ सकते हैं, केस मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बांट के रखते हैं और दो इसके ऊपर भी आप पार्लियामेंट में बैठेंगे सर? इसके ऊपर भी पार्लियामेंट में तो तहरीक इंसाफ बैठ सकती है ना, बात कर सकती है। आईनी जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, ये तजावीज़ की सूरत उस प्लेटफॉर्म पे भी दे सकते हैं आप, नहीं? देखिए, लेकिन उसमें लिए आईनी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक मामला है जिसका ताल्लुक कोर्ट की इंटरनल मैनेजमेंट से है। वो तो ऑलरेडी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो अपने रूल्स फ्रेम करे आर्टिकल 191 के तहत। ये हमारा बहुत अरसे से डिमांड है और इसमें बहुत सारे हमारे चीफ जस्टिस ने ठीक कोऑपरेट नहीं किया, वरना अगर वो करते तो उन्हें चाहिए था कि 5 रुकनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए और वो सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, बाकी काम दूसरे जजेस करते रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हामिद खान साहब अपनी राय इज़हार कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे रही है निकल सकती है, इसके अब कुछ आसार और कुछ खदोखाल नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम तक इसके समरात कब तक जाएंगे, कब तक मुंतकिल होंगे, ये बहुत से अहम सवालात हैं। इसके साथ साथ IMF के साथ जो हाल ही में शराइत तय पाई हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, NFC के ऊपर तमाम सूबे जो हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक नया मुआहिदा भी चारों सूबों के बीच में तय पा गया है। वो क्या है, निचकारी कहाँ तक है, PIA की निचकारी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सारे सवालात हैं। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहब। पहला सवाल तो यही है कि IMF के साथ एक पहाड़ था जो कि सर हुआ और ये मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। कल आपने एक और ख़बर दी कि NFC के बारे में भी, ये जो फाइनेंस पैक्ट है वो भी हो गया है। कुछ सर उसकी तफसीलात बताइए, क्योंकि कहा जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा इसके ऊपर तरद्दुद करेगा, वो कुछ मुश्किलात आएंगी इसके ऊपर। थैंक यू जी। देखिए, ये मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, लोग मेरे से बड़ा सवाल पूछते हैं कि जी इसका आप कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, लेकिन इसका जो है असल चीज़, इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। देखिए आसमा, ये अगर हम ये ना हो पाता तो हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम मई और जून में तकरीबन $2 बिलियन की हमने रिपेमेंट्स की हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट रेमिटेंसेस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के यहाँ स्टक अप थे। सो वी हैव स्टार्टेड दिस फिस्कल ईयर ऑन अ क्लीन स्लेट। इसी तरह हमारी क्रेडिट जो सॉवरेन रेटिंग है वो ऊपर जानी शुरू हुई है। और अभी आपने जिक्र किया इन्फ्लेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स इन सिंगल डिजिट, और ये सिंगल डिजिट अक्रॉस ऑल मैट्रिसेस in terms of headline, core and average inflation। तो देखें इसका जो फ़र्क है वो तो पॉलिसी रेट है। पॉलिसी रेट तो देखें स्टेट बैंक ने तय करना है, ये उनका परव्यू है। लेकिन ये जो बिज़नेस कम्युनिटी को इसकी रिलीफ मिल रही है आसमा, वो ये है कि ये काइबोर के साथ रिलेटेड है। काइबोर हैज़ ऑलरेडी कम डाउन और जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो काइबोर माइनस पे इस वक्त बोरो कर रही हैं, और उसके अलावा जो छोटी कंपनियां भी हैं उनको भी इसमें रिलीफ मिल गया है। और लास्ट वीक जो गवर्नमेंट ने अब ये इशारा दिया है कि हमने सारी ऑक्शंस को स्क्रैप किया, और उसको स्क्रैप करने का मकसद ये था कि हम सिग्नल करें कि द गवर्नमेंट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इन नो डेस्परेशन टू बोरो। इफ़ वी वर टू बोरो वी विल बोरो एट आवर रेट्स, एंड द बैंकिंग सेक्टर शुड नाउ स्टार्ट लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। बिकॉज ये मैं चूंकि अपने IMF की बात की है तो उसमें सिर्फ 2 वजूहत थी कि वाई वी वेंट इनटू दिस एक्सटेंडेड प्रोग्राम, अ लार्जर एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में परमानेंस लाई जाए, और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हम नहीं कर पाए
बिकॉज आप भी बहुत देर से ये चीज़ें कवर कर रही हैं. द व्हाट एंड व्हाई हैज़ बीन नोन इन पाकिस्तान नॉट फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स. टैक्स टू जीडीपी, एनर्जी रिफॉर्म्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, प्राइवेटाइजेशन एजेंडा. तो इन रिफॉर्म्स को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं अंडर द IMF अम्ब्रेला. बिल्कुल. अच्छा, मेरा यही सवाल है क्योंकि IMF के ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बहुत सख्त शराइत थी, उसमें चाइना से मुतालिक भी शराइत थी, दीगर ममालिक के हवाले से भी, और ख़ास करके चाइना के हवाले से उन्होंने मेंशन किया इसको. आपको क्या लगता है क्या शराइत थी और क्या वो तय पा गई हैं? चाइना मान गया है ख़ास करके IPPs के हवाले से? असमा मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी नेशनल फिस्कल पैक्ट की भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज वो आपका एक सवाल था. और दूसरा फिर हम आते हैं कि ये शराइत तय पा, अगर वो शराइत तय ना पा होती तो फिर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हमें अप्रूवल ना देता और फर्स्ट ट्रांच ना आती. सो दैट्स अ सिंपल आंसर टू दैट. बट नेशनल फिस्कल पैक्ट की आपने बात की है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द 4 चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने पूरी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच ली है. अब उसमें है क्या? उसमें 3 बेसिक नुकात हैं. पहला है ऑन द रेवेन्यू साइड, विच मीन्स कि वो जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त भी ये बात हो चुकी थी कि जो कवानीन ऐसे हैं जिसके तहत एडिशनल टैक्सेस लगाए जाते हैं या लगा हम सकते हैं, वो अब सूबों का इख्तियार है. तो उसमें एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी हम ला सकें इन टर्म्स ऑफ द वेरियस टैक्स रेजीम्स विद इन द प्रोविंसेस. ये तो उसका रेवेन्यू का इम्पैक्ट. फिर दूसरा है एक्सपेंडिचर का. एक्सपेंडिचर में एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि इट स्टार्ट्स बिकमिंग रियल कि हम बात क्या कर रहे हैं नेशनल फिस्कल पैक्ट की. तो उसमें यह है कि जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड, तो उसमें अब ये बात हुई है सूबों से कि अगर तो एक इंट्रा और इंटर प्रोविंस प्रोजेक्ट है, कोई एक सड़क है वो 3 सूबों से निकल रही है, एक रेलवे ट्रैक है जिसने 3 सूबों में जाना है, तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट को अपना PSDP का फंड इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है एक जो किसी एक प्रोविंस के साथ ही मुंसलिक है, तो फिर उसका खर्चा जो है वो प्रोविंस उठाएगा. तो इसकी मैं एक बड़ी कॉन्क्रीट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर साइड पे ये प्रिंसिपल्स की बात है. एंड द लास्ट थिंग इज द गवर्नेंस पार्ट. गवर्नेंस में है जी कि जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल पहले हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकले, तो ये अब हमें चाहिए कि ना सिर्फ फेडरेशन बट सूबे भी EML CFT टाइप ऑफ जो रजीम्स हैं उसमें हम सब इकट्ठे मिलकर काम करते जाएं. तो ये उसके 3 बुनियादी. और इसमें क्या कोई किसी सूबे का हिस्सा कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, ये भी इसके अंदर शामिल है या नहीं? नहीं, इसमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जी, और इस प्रिंसिपल्स में हम इसको आगे लेकर चलेंगे. और मैं अगेन आई जस्ट वांट टू रीइटरेट कि सब सूबों ने और सब चीफ मिनिस्टर साहिबान और साहिबा ने इस पे बहुत हमारी भरपूर मदद की है. एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि दिस इज़ ए वेरी वेरी फाइन एग्जांपल आसमा के while we see a bit of polarization, और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता बिकॉज मैं सिर्फ फाइनेंस और रेवेन्यू पे रहना चाहता हूँ, लेकिन इस चीज़ पे सब सूबे और फेडरेशन जो है वो इकट्ठी हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है. और आपने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी कोई इसमें मसला नहीं हुआ और वो भी इजीली उन्होंने भी साइन कर दिया इस पैक्ट के ऊपर. जी, उनसे हमें पूरी भरपूर मदद मिली है. जो उनके एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं मुजम्मिल साहब, उन्होंने इस पे बड़ा अच्छी तरह इस पे काम किया. मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. एंड ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर whom I personally spoke as well and expressed my thanks to him. ठीक. सर, मैंने पहले भी सवाल किया, दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या IMF की ऐसी कोई शराइत हैं जो कि हमारी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उससे मुतालिक है, चाइना से मुतालिक है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, क्या इस तरह की कोई शराइत है उसके अंदर? नहीं आसमान साहब, मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं अब से नहीं कह रहा, ये मैं कुछ सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन आई टुक ओवर, कि जो मैंने पहले कहा कि हमें टैक्स टू GDP की जो शरह है उसको डबल डिजिट में लाना चाहिए.
ہمیں اپنے پاور سیکٹر ریفارمز کرنے چاہیے, ہمیں اپنی SOE ریفارمز کرنی چاہیے, جہاں ہم PIA کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, اسٹیل مل کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. یہ billions and trillions of rupees are going into these loss-making SOEs. یہ پیسہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور پریویٹائزیشن ایجنڈا کو آگے لے. اب مجھے آپ بتائیے اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو IMF بھی ہمیں ہیلپ کر رہا ہے اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا, آپ نے چونکہ صوبوں کے ساتھ معاہدے کی بات کی ہے, ہر چند ماہ کے بعد اس کا ریویو ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے مشکل پروگرام بھی ہے, گو کہ اس کا حصول بھی مشکل تھا, اس کو قائم رکھنا بھی مشکل ہے, اس کو چلانا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. آف کورس آپ کو ساری جو شرائط ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے آگے جا کے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, خاص کر کے خیبر پختونخوا کی طرف سے کوئی ایسا, اور اگر NFC کے اوپر بھی کوئی سوال آتا ہے تو سندھ بھی کہیں جا کے آپ کے ساتھ اس پہ کوآپریٹ کرے گا, یا مشکلات آگے جا کے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہوں اور اس کشتی میں آپ یہ کہیں کہ ایکچولی the whole is on your side of the boat, it's only a question of when, not if, that خدا نہ خواستہ the entire boat is going to sink. تو اس لیے ابھی تک جتنی مشاورت ہوئی ہے, جتنی ہماری انٹریکشن ہوئی ہے with the provinces, بڑی ہی پازیٹیو طریقے سے ہوئی ہے. they understand کہ جو اکانومی ہے اور اس وقت جس سچویشن میں اب ہم نکل رہے ہیں پاکستان میں, کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم وی ول موو ٹورڈ سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ. تو اس میں سارے جو چیف منسٹر صاحبان اینڈ چیف منسٹر صاحبہ, ان کی بھرپور مدد اس میں شامل ہے. آئی سی کہ ہم اسی اسپرٹ سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور یہ جو FBR کے معاملات ہیں یا جو ریونیو کا حصول ہے, گو کہ آپ کا ٹیکس نیٹ پہلے سے بڑا ہوا ہے, ڈبل ہوا ہے, لیکن یہ ریونیو کب تک, یعنی اس کو کیسے آپ حاصل کر پائیں گے؟ وہ اہداف بھی کافی سخت ہیں. جی بالکل ہیں. یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے, کیونکہ ہم نے تقریباً 13% سے اوپر ٹیکس ٹو GDP لے کے جانا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس سیگمنٹس کو ہم نے اپنے دائرہ کار میں لے کر آنا ہے. اور کل بھی میں نے کسی جگہ یہ کہا تھا کہ دیکھیے اب ہم جس رجیم کو آگے لے کر جا رہے ہیں, فائلرز, نان فائلرز, دیکھیں یہ آسما یہ جو نان فائلر کی اختراع ہے, میرا خیال ہے یہ واحد ملک ہے پوری اقوام میں جہاں ہم نے یہ اختراع نکالی ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے اور دے دیں اور اپنے گناہ معاف کروا لیں. بالکل بالکل, یہ نہیں ہو سکتا نا, بیکاز ایز آئی کیپ آن سیئنگ, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. ہم یہ نہیں کرتے. جو نان فائلرز پہ اب بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں, آپ کے پاس NTN نہیں ہے, آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے, آپ گاڑی نہیں خرید سکتے, آپ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, آپ میوچل فنڈ میں نہیں جا سکتے, حج عمرہ کے علاوہ آپ انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر پائیں گے. دیکھیے یہ اب مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کر پاتے تو where will we go? We will keep on going back to the same for more. جہاں یہ تنخواہ دار طبقہ ہے, اور میرا خود تعلق آج سے 6 مہینے پہلے, اب تو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے, لیکن 6 مہینے پہلے I was a salaried person as well, you know, in terms of my taxes, super taxes, CVT. تو اب کب تک وہاں وہ بوجھ ڈالتے جائیں گے؟ اور اسی طرح مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ, سو ایگریکلچر, ریٹیل, ہول سیل, ریئل اسٹیٹ, we'll have to bring these sectors. اور دیکھیں اب اس میں صرف یہ اب تھیوری کی بات نہیں رہ گئی آسما صاحبہ, بیکاز یہ ڈبل ہوئے ہیں فائلرز. نہ صرف ڈبل ہوئے ہیں نمبر آف فائلرز, بلکہ ان نمبر آف فائلرز میں سے ابھی بھی ہیں لوگ جو نیل فائلرز ہیں. اٹس اوکے, they have come into the net. لیکن 50 بلین کا انکریز ٹیکس آیا ہے through this increased filers. New filers have gone up by 500,000. It's not a small number. It's not a small number. تو یہ آپ جو اب ٹیکس بیس جو بڑھا رہے ہیں, this is ultimately which is going to take us in terms of tax to GDP of more than 13%. اب اس کے علاوہ دیکھیں کوئی بھی ایک پروسیس ہوتا ہے تو any transformation is people, process, technology. ٹھیک بات ہے, لیکن صحیح بات ہے. جی جی جی
अच्छा, मैं इस पे एक ज़िमनी सवाल यही करना चाह रही थी कि ज़ाहिर है कि अभी आपने कहा तो ये सब चीज़ें आपने करनी है, उसमें रिफॉर्म्स भी हो रही हैं FPR की ख़ास करके, और उसको काफ़ी आप लोगों को मुश्किलात भी उसके अंदर हुई हैं। आप समझते हैं कि आप कर सकेंगे? जो टैक्स नेट है वो जैसे ट्रेडर्स का मसला है, एक पॉलिटिकल मसला भी है, एंड ये पॉलिटिकल इकॉनमी भी है, आपको लगता है कि वो भी आप तय कर पाएंगे? सही स्मूथली हो जाएगा सब? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि हमें पहले जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं आसमा साहब, हमने उसको ठीक करना है, राइट, विच मीन्स कि जो हम एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, डेटा हमारे पास हमेशा से मौजूद था, ठीक, तो मुझे 6 महीने हुए हैं इस जॉब में आते, द डेटा वाज ऑलवेज देयर कि औरंगज़ेब के पास गाड़ियाँ कितनी हैं, इसके पास घर कितने हैं, इसके ये यूटिलिटी बिल्स कितने देता है, ये इसके फॉरेन ट्रिप्स कितने हैं, एंड देन वी हैव द अवेलेबल डेटा कि मैं टैक्स कितना देता हूँ। सो लाइफस्टाइल डेटा एंड द टैक्स डेटा वाज ऑलवेज देयर। नाउ व्हाट वर वी डूइंग? वी वर essentially transmitting this raw data into the field formations. तो वो हमने प्रोसेस खत्म कर दिया, क्योंकि फील्ड फॉर्मेशन हमने डिस्क्रेशन अब हमने लेके जानी है। ये सेंट्रल यूटिलिटी होगी, जिसकी वजह से मुझे नोटिस आएगा ताकि हैरेसमेंट वाला इशू ना हो और फैक्ट बेस्ड सारी डिस्कशन हो, और उसके बेसिस पे हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। नंबर 2, जो ये बात हो रही है कि हम ऑडिटर्स लेकर आ रहे हैं, हम बिल्कुल ऑडिटर्स लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम आउटसोर्सिंग स्कीम से इसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि एक तो है ना जो फाइल करते नहीं हैं, एक फाइल करते हैं पर अंडर फाइलिंग करते हैं। तो अब अगर फर्ज करें मैं एक अंडर फाइल करता हूं, तो फिर हमारे पास ना it's not FBR score competence as far as audit is concerned. Number 1. Number 2, कैपेसिटी भी नहीं है, कितने ऑडिटर्स भी नहीं है। तो अब ये होगा कि मेरे से ये कम से कम पूछा ज़रूर जाएगा कि जी आपने ये 1.5 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी तो खरीद ली है, सो गुड फॉर यू, लेकिन आपने जो इनकम अपनी डिक्लेयर की है वो तो 3 लाख की है। तो हाउ डू वी मैच द टू? Now that's where the audit function comes in. True. So I think these are the few things where we need to cover the gaps. और उसमें हम इसको इसी तरह लेकर जाना चाह रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आसमा साहबा ये होती है कि किसी भी टैक्स अथॉरिटी में, किसी भी मुल्क में ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने प्रोसेस की बात की है, देखिए मैं 18 साल मुल्क से बाहर रहकर आया हूँ, और उसमें से एक मुल्क ऐसा था कि मैं सैलरीड क्लास था वहाँ भी, तो मुझे वो टैक्स अथॉरिटी मुझे एक भरा हुआ फॉर्म भेज देती थी, ऑटो फिल्ड फॉर्म, क्योंकि मेरा सारा टैक्स तो सोर्स पे कट जाता है। उसमें से सिर्फ मैंने ये करना होता था कि मैंने कोई गाड़ी खरीदी या बेची, कोई घर खरीदा या बेचा, देन दैट वुड कंस्ट्रू के भाई उन्होंने मुझे पैसे देने हैं, मैंने उनको देने हैं। Now that is a process which we need to simplify here. मैं 6 साल यहाँ नौकरी करता रहा हूँ एक बैंक के साथ, and I tell you, I could not fill that form without a tax advisor and without a lawyer. बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलात कैसे हो सकता है? कोई एज ए सैलरीड क्लास पर्सन, जहाँ मेरी सारी सैलरी जो है वो डिडक्शन मेरी और सोर्स हो रही है, और उसके अलावा भी मुझे ये एडवाइजर्स चाहिए टू फिल आउट अ फॉर्म, तो हमने उसको भी सिंप्लीफाई करना है एज वी गो फॉरवर्ड। अच्छा, अब प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है औरंगज़ेब साहब, और इसके ऊपर बहुत सवाल भी हैं। मसलन PIA की निचकारी की बात होती है, बहुत अरसे से इस पे काम भी चल रहा है। आपसे पहले फवाद हसन फवाद साहब ने एक पूरा इसका एक प्लान भी दिया था, फिर वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। पीपल्स पार्टी के उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको लगता है कि आपके इत्तेहादी के तौर पे पीपल्स पार्टी मान जाएगी, और वो प्रोसेस अब कहाँ तक पहुँचा है, बिडिंग का या PIA से मुतालिक जो आपने फ़ैसले करने थे? The 2 assets which are in play, आपने बिल्कुल सही उसका जिक्र किया, उसमें PIA है और दूसरा है the outsourcing of the Islamabad airport. तो we are inshallah very hopeful कि during this month we will see conclusion of these transactions latest by early next month. ये will be successfully concluded. और ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट जैसे ही आउटसोर्स होता है, तो फिर हमने उसका वेट नहीं किया बिटवीन द एविएशन मिनिस्ट्री एंड द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री। डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क इज ऑलरेडी वेल इन प्रोग्रेस फॉर लाहौर एंड कराची एयरपोर्ट्स।
देखिए प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का और इस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा क्लियर व्यू है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस। सो हमारा काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसी कंटिन्यूटी देना, और हम अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सब साथ लेकर चल रहे हैं। बिकॉज देखिए आसमा साहब, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि अगर, क्योंकि हमारे पे एक जो पुशबैक आता है, या आप ये समझ लीजिए कि जो क्रिटिसिज्म आता है, और फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये सही क्रिटिसिज्म आता है कि आप टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, आपने अपने खर्चों का क्या किया है? बिल्कुल सही बात। एंड आई थिंक इट्स द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू द गवर्नमेंट। और उसमें हमारा डेट सर्विसिंग वाला कंपोनेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पॉलिसी रेट एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट कमिंग डाउन। द अदर थिंग इज द गवर्नमेंट फुटप्रिंट एंड इटसेल्फ, तो वो भी मैं कमेटी जो राइट साइजिंग की है उसको हेड कर रहा हूँ। उसमें से हमने 6 मिनिस्ट्रीज़ पे डिसीजन लिया है। उसमें रिपोर्ट ऐसे होता है कि 6 मिनिस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, वो ऐसी बात नहीं है। 6 मिनिस्ट्रीज़ को हमने एनालाइज करके कैबिनेट से अप्रूवल लिया है। उसमें से एक मिनिस्ट्री इंडीड एबॉलिश हो रही है, विच इज़ द कैपिटल अथॉरिटी। 2 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, और 3 मिनिस्ट्रीज़ को हम राइट साइज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट मिनिस्ट्रीज़, उनके नीचे जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जो डिवॉल्व, और उसमें फिर आगे हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं, और फिर हम अगली 5 मिनिस्ट्रीज़ को देख रहे हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी टेक इट इन अ सस्टेनेबल वे एज वी गो फॉरवर्ड। एंड द लास्ट थिंग इज द पेंशन, क्योंकि देखें पेंशन वाला भी जो लाइबिलिटी है, अनफंडेड लाइबिलिटी इज ए ह्यूज नंबर। तो अब वो जो स्टॉक है उसका हम जो भी कर सकें, लेकिन गो फॉरवर्ड में जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलीग्स अब जुलाई 1 से ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, तो आसमा साहब उसका फायदा ये है कि हमने ब्लीडिंग को रोक दिया है। हमने ब्लीडिंग को रोक दिया है। द स्टॉक इज स्टिल देयर एंड वी स्टिल नीड टू फिगर आउट हाउ वी मैनेज द स्टॉक। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब मैं इंटरनेशनल जो हालात हैं उस पर आती हूँ। आपने देखा मिडिल ईस्ट में एक नई जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारी इकॉनमी के लिए तो शायद हर चीज़ ही ब्लैक स्वान है, लेकिन ये अब इंटरनेशनल जो इकॉनमी है उसके लिए भी एक ब्लैक स्वान है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे निपटेंगे? क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनमें तो एक ज़बरदस्त हाइक मतवक्के है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? जी, तो आई थिंक कि अब जहाँ तक ये एक्सटेनियस फैक्टर्स हैं, आप सही कह रही हैं, उसमें अभी तक हमने जो ऑयल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग देखी है, उससे हमारी इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। आई मीन इफ़ आई कंपेयर टू अगस्त सितंबर ऑफ लास्ट ईयर टू दिस ईयर, तकरीबन आई थिंक 84 रुपए का पेट्रोल की कीमत में उसमें कमी आ चुकी है। So you are right. I mean, this is something which we are watching very closely as we go forward. मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये चीज़ जो है वो contained रहे. Of course, not only from an economic perspective, but also from a regional security perspective, कि ये कोई wider इसकी implications ना हो. But you are right in pointing out that oil is one area which we need to keep very close eye on. और सर ये भी बता दीजिए कि कोई मिनी बजट भी आ सकता है, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारी इत्तलात हैं कि IMF के मुआहदे के बाद शायद कोई मिनी बजट जो है वो आ सकता है। ये बड़ी एक व्यू था कि अगस्त में हमारा शॉर्टफॉल था, as you seen, and the number was reported, and then there was a very large expectation that shortfall is going to increase even further during September. और देखिए alhamdulillah we met the target in September. So as far as we are concerned at this point in time, जो momentum है और जिस तरह हमने अपनी फाइलर्स की तादाद बढ़ाई है, I do not expect any additional measures. सिर्फ आखिरी चलते चलते बता दें कि ये जो महंगाई की कमी आपने कही है कि सिंगल डिजिट में आ गई है, इसके समरात पहुंचने मज़ीद हम क्या देखते हैं अगले 6 महीने में? वाकई एक बड़ा रिलीफ महंगाई के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से लोगों को मिल सकता है? अच्छा, मैं इसमें ये कहूँगा कि दिस हैज़ बीन
جو اس کی ٹریجیکٹری نیچے آئی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں نا, تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ان ٹرمز آف جو ہیڈ لائن ہے, جو کور ہے اور ایوریج ہے, تینوں انڈیکیٹرز آر ناؤ انٹو سنگل ڈیجٹ. ناؤ اسٹیٹ بینک کا ایکسپیکٹیشن تھی کہ Q3-25 میں یہ 5 to 6% جائے گا جی یہ انفلیشن, تو یہ ابھی 7% آ گیا ہے. تو آئی تھنک اس کے کئی امپیکٹ آئیں گے. جو ہے اس میں کموڈٹی پرائسز بھی ہیں, جو آپ نے آئل کا بھی ذکر کیا, بٹ جو پیرشیبل لوکل کموڈٹیز ہیں اس کا بھی امپیکٹ کافی ہے. تو ناؤ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو انشور کہ the price control committees of the provinces and here in ICT, they do what they need to do. کہ جب یہ ساری انفلیشن کے انڈیکیٹرز نیچے آ رہے ہیں, we do not allow any arbitrage opportunity, تاکہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ کامن مین تک پہنچے. اور میں اس میں سارے جو چیف منسٹرز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں, چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ان سے بھی میں خاص طور پہ بات کر کے آیا ہوں. and I know she is absolutely on top of it in terms of how she is looking at for example جیسے پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت نیچے جا رہی ہے کہ بسوں کے کرایوں میں اضافہ نیچے جا رہا ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ ہمیں وہی جو ہم FBR میں بات کر رہے ہیں نا, یہ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ کی, I think that's what we are going to and what we will need to do as we go forward. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.